फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग्स के सबसे पहले तो नेम और नंबर के बारे में जाना था, और कि फ्रेटबोर्ड कैसे डिज़ाइन होता है, गिटार कैसे बनाया जाता है, और स्वरों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 E A D G B E। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 E A D G B E। ठीक, तो और इसके बाद हमने ये देखा था कि ये फ्रेट को कवर किया सबसे पहले हमने, है ना। तो हमने गिटार प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये देखा था कि स्वर ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो स्वर ज्ञान से हमने गिटार डिजाइन किया था। तो स्वर ज्ञान क्या है, जैसे कि अगर मैंने इस स्ट्रिंग को सा माना, तो सा मानने के बाद ये वाला फर्स्ट फ्रेट मेरे लिए हो जाएगा रे कोमल, सेकंड फ्रेट हो जाएगा रे शुद्ध, फिर ग कोमल और ग शुद्ध। तो हमने क्या देखा कि 4 फ्रेट के अंदर अगर प्ले करना है तो हमें नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आना है। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आने के लिए क्या फंडा था कि नेक्स्ट स्ट्रिंग कैसे डिजाइन करी थी, नेक्स्ट नोट का फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया था हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग पे। तो इसका नाम क्या बना था, सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म शुद्ध। तो म शुद्ध की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे सेट कर दी, मतलब ए फ्रीक्वेंसी पे हो गई। ठीक है, म शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, फिर नी कोमल। तो यहाँ पे हमने ले लिया नेक्स्ट स्ट्रिंग पे, नेक्स्ट स्ट्रिंग को नी कोमल की फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया, नी कोमल, नी शुद्ध, सा। फिर सा के बाद रे कोमल रे शुद्ध, फिर ग कोमल नेक्स्ट स्ट्रिंग ले ली। तो फिफ्थ, जितने भी फिफ्थ फ्रेट हैं, हमेशा फिफ्थ फ्रेट का नेक्स्ट स्ट्रिंग में जो नोट होता है वो ओपन स्ट्रिंग होती है नेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, सिर्फ ये सेकंड स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड स्ट्रिंग में एप्लीकेबल ये है कि थर्ड स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट का जो साउंड होगा, सॉरी हाँ, फिफ्थ फ्रेट का जो नेक्स्ट ओपन होगा हमेशा सब में सेम है। तो हम कहाँ तक पहुंचे, सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध ओपन म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल ओपन नी शुद्ध सा, रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ओपन ग शुद्ध, नी कोमल ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प के बाद इसको हमने क्या बना दिया था, ओपन वाले को प। तो प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, और नेक्स्ट वाला ओपन सा। फिर आप आगे पढ़ लीजिए, सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प। तो ये आपका गिटार डिजाइन हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमें स्वर ज्ञान हो गया, मतलब 3 सप्तक या 3 रेंज साउंड की हमें याद हो गई। सबसे लोवेस्ट रेंज जिसमें मोटी आवाज़ रहेगी, फिर उसके बाद नॉर्मल रेंज जिसमें आपकी नॉर्मल आवाज़ होगी, और हायर रेंज जिसके अंदर आपकी पतली आवाज़ होगी। अब देखो, शुरू से आते तीनों सप्तक को पढ़ लेते हैं। सप्तक का मतलब 7 स्वरों का कॉम्बिनेशन, या सप्तक का मतलब फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन, जिसमें से आप 7 स्वरों का चयन करके संगीत बनाते हो, तो उसको हम सप्तक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इसको सा माना है, तो ये लोवेस्ट ऑक्टेव है, लोवेस्ट सप्तक है। तो यहाँ से मंद्र सप्तक से चलेंगे। लोवेस्ट सप्तक को बोला जाता है मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक से चलेंगे, तो सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प ध कोमल ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध सा। तो यहाँ तक
654 फोर्थ स्ट्रिंग तक हमारा मंद्र सप्तक कंप्लीट हो गया। और कहां तक कंप्लीट हुआ? सेकंड फ्रेट तक। ठीक है, अब इसके बाद से शुरू होगा हमारा मध्य सप्तक, मतलब नॉर्मल रेंज। तो सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सॉरी प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। तो यहाँ के ओपन स्ट्रिंग तक जब हम पहुंचते हैं आखिरी में, तो यहाँ तक हमारा मध्य सप्तक कंप्लीट हो जाता है। अब मध्य सप्तक जब कंप्लीट हो गया तो तार सप्तक में जाएंगे, हायर रेंज में। तो यहाँ से शुरू करेंगे सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। और इससे भी हायर जाना तो सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प तक जा सकते हैं। सेम लोवेस्ट ऑक्टेव में भी, और एक स्ट्रिंग में भी आप पूरा नीचे तक जा सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग में। तो हर स्ट्रिंग के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर फ्रेट बोर्ड में टोटल फ्रेट्स 12 है। तो 12 फ्रेट किसकी वजह से है? 12 स्वरों की वजह से। तो 12 स्वर हर स्ट्रिंग में आपको मिलेंगे देखा जाए तो। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को सा मान लो, जैसे कि मैंने फिफ्थ स्ट्रिंग को अगर सा मान लिया, तो पूरा सप्तक पढ़ के मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। कैसे? सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। ठीक है, अब ए को मैंने सा मान लिया था, अब ई ए डी, अब डी को सा मान लेते हैं। तो डी को सा मान के पूरी डी स्ट्रिंग पढ़ी जा सकती है। ठीक है, डी को सा माना तो सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाते हैं ई ए डी जी। तो जी स्ट्रिंग पे अगर हम आए, इसको सा माना तो पूरा हम फ्रेट बोर्ड पढ़ेंगे। सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। ठीक है, अब ई ए डी जी बी, बी स्ट्रिंग को पढ़े। सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र, प ध कोमल ध शुद्ध, नी कोमल नी शुद्ध, सा। ठीक, और आखिरी स्ट्रिंग को आपने पढ़ ही लिया। तो ई, देखिए ई स्ट्रिंग कौन कौन सी है? एक तो मोटी स्ट्रिंग सबसे पहली नंबर की, मतलब मोटी स्ट्रिंग कह लो, ये ई स्ट्रिंग 6th नंबर की, 6th ई है और 1 ई है। बाकी क्या है? ए डी जी बी, ए डी जी बी बीच की 4 स्ट्रिंग है, और फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग का नाम है ई। क्यों? क्योंकि हमें सप्तक कंप्लीट करना था, इसलिए हमने दोनों को रेंज में रखा है। तो दोनों स्ट्रिंग के बीच में सारे नोट्स कवर हो गए, और दोनों स्ट्रिंग को हमने मान लिया सा। ठीक है, और नाम दे दिया ई। अब आपको फ्रेटबोर्ड भी याद हो गया, इंडियन म्यूजिक के हिसाब से आपको फ्रेटबोर्ड याद हो गया, इंडियन नोट्स के हिसाब से। बट स्ट्रिंग्स का नाम जो है वेस्टर्न में दिया गया है, वो अगर आपको याद करना तो आप कर सकते हो। क्या है? ई ए डी जी बी ई। ओके, बाकी क्या है कि अगर हमें स्ट्रिंग के नाम, नंबर कुछ भी नहीं याद है ना, तब भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम सिर्फ इसलिए हमें याद रखना है कि जिसको गिटार बजाना नहीं आता है, या जिसको एकदम मतलब नेचुरली सुन के म्यूजिक बजाना नहीं आता या समझ में नहीं आता, तो उसके लिए है। बाकी क्या है कि आगे चल के जब आप चीज़ों को याद करोगे तो आपको एरो वाइज नाम देना पड़ेगा ना, कि आपको जैसे कोई रास्ता ढूंढना है, तो रास्ता ढूंढने के लिए अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो आप मार्क करते हुए जाते हो कि इधर से मैं चला यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ निशान लगा दिया, फिर आगे गए निशान बना दिया, ऐसे कर करके आपका एक रास्ता बन जाता है। तो आपको याद हो जाता है कि यहाँ से वहाँ तक कैसे जाना है। ठीक है, आपको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, कहाँ जाना है, तो वो एक डायरेक्शन बनाने के लिए हम नामकरण कर देते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट पता चल जाए। और अगर मुझे इसमें डायरेक्ट लीड बजानी है, कोई भी गाने की धुन बजानी है, तो मुझे इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ स्वर ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो वो अगर स्वर ज्ञान होगा तो मैं डायरेक्ट बस गाने को सुन के और म्यूजिक बजा सकता हूँ। ठीक है, और बाकी कॉर्ड्स अगर लगानी है तो कॉर्ड्स भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्वरों का ज्ञान है तो आप स्वरों को कॉम्बिनेशन को समझ के कॉर्ड बना सकते हो, और कॉर्ड्स के वो पर्टिकुलर जो कॉर्ड्स के अंदर नोट्स लगते हैं, उन स्वरों को प्रेस करके आप स्ट्रमिंग करोगे तो आपकी कॉर्ड प्ले हो जाएगी। कॉर्ड का मतलब होता है कि एक स्वर से ज्यादा स्वरों को एक साथ प्रेस करके स्ट्रमिंग करना या प्लकिंग करना। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक से ज्यादा स्वरों को प्रेस कर दिया,
ठीक, और मैंने स्ट्रमिंग कर दी, तो ये एक से ज़्यादा स्वर प्रेस हो गए और इनको सबको इकट्ठा प्ले कर दिया। तो इससे एक क्या है, हार्मोनी टाइप का साउंड क्रिएट होता है और अच्छा ऑरा क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर सिंगल सिंगल नोट बजाना है कॉर्ड्स के अंदर तो आप प्लकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कॉर्ड्स के अंदर स्ट्रमिंग कर सकते हो, प्लकिंग कर सकते हो और डायरेक्ट आप लीड्स प्ले कर सकते हो। और लीड्स में सिंगल सिंगल नोट प्ले होता है। लीड का मतलब होता है पर्टिकुलर जो गाना है उसकी धुन बजाना एज इट इज़, जो सिंगर गा रहा है या जो भी म्यूजिक बनाया गया है, कंपोज किया गया एज इट इज़ वो बजा देना, तो उसको लीड बोलते हैं। तो लीड के अंदर सिंगल सिंगल नोट प्ले होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने सिंगल सिंगल नोट का मतलब ये हो गया, अब देखिए जैसे डायरेक्ट में प्ले करता हूँ, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर कोई गाना भी बजाना है तो वो डायरेक्ट मैं गाना बजा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस की प्रैक्टिस करोगे जब आप स्केल के अंदर, तो आपकी फिंगर्स भी अच्छी हो जाएंगी। आपको समझ में आया? सिंगल सिंगल नोट जब हम बजाते हैं तो डायरेक्ट गाने की क्या धुन बनती है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी गाना आप बना सकते हो। आपको समझ में आया कि किस तरीके से फ्रेटबोर्ड याद किया जाता है और किस तरीके से कॉर्ड्स को समझा जाता है और लीड्स को समझा जाता है। ठीक है, बाकी अब हमें ये सीखना है सबसे पहला काम कि हमें अब पर्टिकुलर संगीत को समझने के लिए तो संगीत की थ्योरी समझना पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें संगीत की थ्योरी क्या क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लासिकल में या
संगीत में नॉर्मल बात करें तो हमने जब फर्स्ट टाइम स्वरों का ज्ञान किया था तो कैसे किया था? स्वरों को हमने गुनगुनाया था, ध्वनि को हमने गुनगुनाया था। तो ध्वनि को गुनगुनाने के बाद हमें क्या हुआ कि 7 स्वर मिले थे, जिनको हमने शुद्ध स्वरों का नाम दिया था। तो जब वो शुद्ध स्वर हमें मिले तो हमने क्या किया, वो शुद्ध स्वरों को एक बार गा के देखा और वो एक सिमेट्रिक बेसिस पे थे, जिनका गैप एकदम बराबर था। तो उन स्वरों को क्या कहते हैं, हमने क्या नाम दिया था? जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, और उनके सारे ग प ध नि सा के जो बीच में गैप था वो था 1 1 हाफ 1 1 1 हाफ। ठीक है, और जब हमने 1 1 5 को हाफ किया था तो 5 नोट्स फ्रीक्वेंसीज और मिले थे। ठीक है, जिसमें से रे 4 कोमल थे और एक तीव्र था। तो 4 कोमल और एक तीव्र कौन सा है? 4 कोमल स्वर जो है वो है रे कोमल, ग कोमल, रे कोमल जो कि रे शुद्ध से पहले आता है, ग कोमल ग शुद्ध से पहले आता है, और म तीव्र जो आता है म शुद्ध के बाद में आता है। फिर ध कोमल जो है वो ध शुद्ध से पहले आता है, नी कोमल जो है वो नी शुद्ध से पहले आता है। तो कोमल वाले स्वर शुद्ध से पहले इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, कोमल स्वरों की फ्रीक्वेंसी शुद्ध स्वरों की फ्रीक्वेंसी से हाफ नोट डाउन है। ठीक है, क्योंकि वो सा और रे शुद्ध के बीच में रे कोमल है, रे शुद्ध और ग शुद्ध के बीच में ग कोमल है, म शुद्ध और प के बीच में म तीव्र है, और प और ध शुद्ध के बीच में ध कोमल है, और ध शुद्ध और नी शुद्ध के बीच में नी कोमल है, और नी शुद्ध और सा है। तो ऐसे 12 स्वर हैं, और 12 स्वरों में से 7 स्वरों के पहले कॉम्बिनेशन अगर हम बनाए हैं तो कितने बन सकते हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि हम सबसे पहला स्वर कॉम्बिनेशन जो मिला है उसको हम बोलते हैं शुद्ध स्वरों का कॉम्बिनेशन। सारे ग म प ध नि सा सारे शुद्ध स्वर सबसे पहले मिले थे। ठीक है, तो हमें क्या है, सबसे पहले सारे शुद्ध स्वर मिले थे। तो शुद्ध स्वर को हमने जो कॉम्बिनेशन है, उन शुद्ध स्वरों के कॉम्बिनेशन को आप नाम दे सकते हो कि बिलावल थाट, मतलब इंडियन क्लासिकल में उसका नाम दिया गया है बिलावल थाट, जिसके अंदर मतलब जिस स्वर कॉम्बिनेशन 7 स्वरों में सारे स्वर शुद्ध होते हैं उनको बिलावल थाट का नाम दिया गया है। ऐसे ही हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उनमें से जो मेन हैं वो है 10 थाट। ठीक है, तो 10 थाट जो हैं वो हमें पढ़ने हैं और गिटार पे प्ले करने हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केल्स, गिटार में बोला जाता है स्केल्स। ठीक है, तो सारे गा प ध नि सा जो हम गिटार पे बजाते हैं उनको स्केल बोला जाता है। ठीक है, म्यूजिक नोट्स 7 नोट्स। अब स्केल और हिंदी में बोला जाता है थाट। तो थाट 10 थाट हैं, तो उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमने पहला थाट पढ़ा है जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं और उसका नाम दिया गया है बिलावल थाट। अब आते हैं थाट के बाद कि 10 थाट हमने बोले हैं। तो 10 थाट जो है, वैसे तो कहा जाता है कि 10 थाट नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के हिसाब से हैं, है ना, और उत्तर भारतीय कह लो आप, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के हिसाब से कि 10 थाट हैं, और दक्षिण भारतीय पद्धति के हिसाब से 72 थाट हैं। ये आप कह सकते हो 72 थाट। तो कितने कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं और उन कॉम्बिनेशन को कैसे गा सकते हैं आप, और इन कॉम्बिनेशन से कितने तरीके का आप म्यूजिक डिज़ाइन कर सकते हो, कितने तरह का राग बना सकते हो आप, कितने राग बन सकते हैं, राग होते क्या हैं, वो थाट को यूज़ करके स्वरों का चयन करके आरोह अवरोह
में डिजाइन करके किस तरीके से उनको गाया जाता है और बजाया जाता है, और उनका जो भी बंदिश होता है वो फिक्स होता है, उनका स्वर कॉम्बिनेशन फिक्स होता है। जैसे कि आरोह में जाते समय कौन से स्वर लगेंगे और अवरोह में आते समय कौन से स्वर लगेंगे, तो ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हम प्ले करके देखेंगे और रागों को समझेंगे कि राग कौन कौन से होते हैं, और 10 थाट में से कितने हम राग बना सकते हैं, किस थाट से क्या क्या राग बन सकता है, राग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो राग जो है वो पहर के हिसाब से होता है। पूरे एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर जो है वो 24 घंटे में होते हैं। तो 8 पहर में से 3 पहर का एक पहर होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। तो 3 आवर्स का एक पहर होता है, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर 3 आवर्स तक एक पहर में एक जैसी फीलिंग रहती है। तो जनरली जो राग गाए जाते हैं वो 3 घंटे तक गाए जाते हैं, या 3 घंटे तक दौरान उस बीच में आप वो वाला राग गा सकते हो, क्योंकि उस राग का जो फीलिंग होता है वो उस समय में होता है। तो इस तरीके से पहर बनते हैं दिन के। ठीक है, 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं। ठीक है, तो दिन के सुबह के 4 पहर आप सूरज के हिसाब से मान लो, सीजन के हिसाब से मान लो। एक जनरल अगर काउंट करें तो सुबह 6 से 9 बजे तक पहला पहर होता है, फिर 9 से 12 बजे तक दूसरा पहर होता है, और 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर होता है, 3 से शाम के 6 बजे तक चौथा पहर होता है, फिर शाम को 6 से 9 के बीच में रात्रि का प्रथम पहर। ये थे, इससे पहले जो थे वो दिन के पहर थे। ठीक है, अब रात का पहला पहर चालू हुआ शाम को 6 से रात के 9 बीच में, फिर रात को 9 से 12 के बीच में होगा जो रात्रि का दूसरा पहर, और फिर रात्रि का तीसरा पहर होगा 12 से 3 के बीच में, और रात्रि का चौथा पहर होगा रात के मतलब 3 से सुबह के 6 बजे तक, मतलब 6 बजे तक। ऐसे करके जो सर्कल है ये पहर 8 पहर का सर्कल है 3 आवर्स का, जिसके अंदर हर 3 आवर्स में फीलिंग्स चेंज होती है इंसान की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राग को किस पहर में गाया जाए, और उस राग को उस पहर में क्यों गाया जाता है, या पर्टिकुलर किसी पहर में क्या फीलिंग होती है, और उस फीलिंग के हिसाब से कैसे राग बनाए जाते हैं, क्या फील होता है उसको समझा जाता है प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि प्रकृति क्या कह रही है। उस हिसाब से राग डिज़ाइन होते हैं, उस हिसाब से राग बनते हैं। ठीक है, और सदीवी राग भी होते हैं जिनको आप कभी भी गा सकते हो। इस तरीके से म्यूज़िक बहुत डीप है, आप धीरे धीरे आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से आप रागों का नॉलेज ले सकते हो, संगीत का नॉलेज ले सकते हो। तो अब हम यही सीखेंगे कि सारेगामा पधनिसा को सबसे पहले हम समझें कैसे बजाना है गिटार में, और इन सबको प्ले करने के बाद इनसे हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और किसी भी संगीत को गिटार में कैसे हमें ढूंढना है डायरेक्ट, बस हम सुने और सुन के हम डायरेक्ट गिटार में ढूंढ लें, तो वो संगीत हमें समझ में आने लग जाएगा, तो हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये ही संगीत है कि अगर आप स्वरों को फील करके गिटार में समझ पाए, ढूंढ पाए, फ्रिक्वेंसी मैच कर पाए जो संगीत की है, या जो आप मन में सोच रहे हैं, जो आप बजाना चाहते हैं, जो आपका फ्रिक्वेंसी वाइज संगीत है, तो वो संगीत को ढूंढना है तो आपको ध्यान लगा के समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली स्वर ज्ञान है क्या, और संगीत को कैसे समझा जाता है, या किसी भी संगीत को सुन के कैसे गिटार पे आप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे बजा सकते हैं, या आप किसी भी संगीत को कैसे गा सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो यही हमें धीरे धीरे स्वर ज्ञान होता जाएगा जब हम थाट का रियाज करेंगे। तो अब हमें थाट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हमें समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि बिलावल थाट है, जैसे है ना, पहला थाट जो है बिलावल थाट, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध थाट। ठीक है, जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं, बिलावल थाट। तो जैसे ये तानपुरा है, तो ये तानपुरा अभी सी स्केल का चल रहा है जैसे। ठीक है,
तो अब मुझे इसके ऊपर अपना गिटार मैच करना है। तो अभी जैसे मुझे पता है कि इसमें सी क्या है, ठीक है, तो अगर नहीं भी पता होगा तो मैं सुन के मैच करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से पहले हम सुनते हैं क्या। जैसे मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग पे ढूंढना है, ठीक है। देखिए तानपुरे में जो स्वर बजते हैं वो स्थिर स्वर प्ले किए जाते हैं तानपुरे में, सा और प, ठीक है। तो अभी मेरे गिटार में दो स्वर तो एग्जैक्ट मैच होंगे, सा और प, ठीक है। तो हमें पहला काम है सा ढूंढना है, अगर प भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मिल गया, तो ये मैंने सुन के ढूंढा है, ठीक है। जो तानपुरा चल रहा है उसको सुन के ढूंढा है। ठीक है, ये स्वर मिल गया। अब इसके बाद एक और स्वर ढूंढते हैं, जो मेन स्वर है उसका सा। देखिए ये मिल गया। अब ये तानपुरे का जो मेन नोट है सा, वो ये है। अब मुझे नहीं पता कि ये सी है कि क्या है, मैंने अभी नाम याद नहीं करे। तो नाम जब हमने याद ही नहीं करे हैं तो हमें सिर्फ सुन के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम सुन के समझ जो है संगीत को, तो फिर आगे चल के आप नाम याद भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको पहले सुन के संगीत को, साउंड को समझना है कि साउंड क्या है, ठीक है। अभी देखिए ये तानपुरे से मैच हो रहा है। और प ये वाला, ठीक है। तो तानपुरे में दो नोट्स होते हैं स्थिर, सा और प, ठीक है। तो वो हमें मिल गए, देखिए सा प, सा प, सा प। ध्यान से सुनो। अब हर स्ट्रिंग में मिलेंगे, ठीक है, हर स्ट्रिंग में ढूंढते हैं। देखिए सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट पे जो नोट है वो सा है, परफेक्ट। तो प कहीं आगे होगा, इसके पीछे तो मिलेगा नहीं, इसमें आगे ढूंढते प। ये देखिए मिल गया। ठीक, अब इस स्ट्रिंग में ढूंढते, थर्ड स्ट्रिंग में। देखिए ओपन तो प है, ओपन तो प मिल गया, मैच हो रहा है। देखिए यहां सा मिल गया फिफ्थ फ्रेट पे, ठीक है, फिफ्थ फ्रेट पे सा मिल गया और ओपन प, ठीक है। सेम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाते हैं, E A D। अब इस स्ट्रिंग पे आ जाते हैं फोर्थ नंबर की स्ट्रिंग से, 1 2 3 4। फोर्थ में देखते हैं कहाँ पे है। देखिए यहाँ मैच हो रहा है, सुनिए ध्यान से तानपुरे के साथ। वो मैच। अब एक और नोट ढूंढना है हमें। अब ये क्या है, प है, साफ ढूंढते हैं। देखिए ये सा मिल गया, ये सबसे ज्यादा मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि सा स्थिर है और प स्थिर है, बट सा पे आके आवाज रुकती है, इसलिए हमें सा ज्यादा जल्दी और अच्छा सुनाई देता है, ज्यादा मैच करता है। देखिए ये सा है और ये प है, ठीक है। तो
तो ये 4th स्ट्रिंग में सा यहाँ पे मिला 10th फ्रेट पे, ठीक है। और प कहाँ मिला आपको? 5th फ्रेट पे। अब इस पे आ जाते 5th स्ट्रिंग पे, कहाँ पे है? देखिए यहाँ मिल रहा है 3rd फ्रेट पे। 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, सा, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। प कहाँ मिलेगा आगे जाके? देखिए यहाँ मिल गया प, क्योंकि हमें स्वर ज्ञान हो चुका है, हमें सरगम याद है, सारेगा प ध नि सा याद है, उनकी गैपिंग याद है, तो उनकी गैपिंग के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर ये सा है, ठीक है, तो ये एक गैप शुद्ध स्वर पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ स्थिर स्वर ढूंढने हैं, तो हम शुद्ध स्वरों की गैपिंग से चलेंगे बिलावल थर्ड के हिसाब से। तो अगर ये सा है तो ये हो जाएगा एक गैप पे रे शुद्ध, फिर एक गैप पे ग शुद्ध, फिर हाफ पे म और प।